ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे साथ हैं अविनाश सक्सेना जी, जिनसे हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं। तो एक बार फिर से शुरुआत करते हैं अपनी गुफ्तगू की। अविनाश जी, जैसा कि आपने अभी जिक्र करा, आपकी वाइफ ने आपको बहुत सपोर्ट करा, तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? अरे ये आपने बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन करा है। क्या है कि ये मेरी लव मैरिज ही थी और हम लोग बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे, साथ साथ पढ़े थे बचपन में और उसके बाद बड़े हुए। और वही कहता है कि ईश्वर जो है जोड़ी को बनाता है, वही स्वर्ग में बना देता, अपने ऊपर बनाता है उसको। तो उसी सिलसिले में, क्योंकि वहाँ कोई मेरा इनसे विवाह का कोई प्रश्न नहीं होता था। बहुत खुशी हो रही है मुझे ये बतलाते हुए कि जिस वक्त वो एमए में पढ़ती थी, मैं इंटर में पढ़ता था। इसके बाद भी हमारी शादी हुई और मेरे अंदर क्या खूबी देखी ये तो वो जानती हैं। और उसके बाद में मैंने अपनी एजुकेशन को बढ़ाया। मैं ग्रेजुएशन मैंने किया अपना कंप्लीट, लॉ किया। फिर उसके बाद में मैंने तमाम सारी जो भी चीज़ें मैं कर सकता था वो अचीव की और उसके बाद शादी की। आपकी शादी को कितने वर्ष हो गए? मेरी शादी 1969 में हुई थी। 1969 में? उस वक्त लव मैरिज करना तो इम्पॉसिबल जैसी चीज़ थी। हाँ, बहुत कम लोग बाग मतलब ये हिम्मत जुटा पाते थे। लेकिन मैंने अपने जो मेरे परिवारजन थे, मेरी चाची थी, मेरे चाचा जी थे, माता पिता नहीं थे, तो उनको मैंने बोला, वो बचपन से परिवार एक दूसरे को जानते थे। मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है, तो उसके लिए वो सहर्ष राजी हो गए और हमें कोई दिक्कत किसी तरह की। आपको दिक्कत नहीं हुई, पर जैसे एक समाज होता है, आपने बताया कि आप इंटर में थे और आपकी वाइफ एमए में थी, तो समाज ने उस चीज़ को स्वीकारा, इतना गैप होना? नहीं नहीं, जब तक मैंने अपनी एजुकेशन को लेवल पर नहीं लाया तब तक हमने शादी नहीं की। हमने 3-4 साल इंतजार किया और उसके बाद में फिर शादी करी। जी, चलिए, अच्छा लगा आपकी लव लाइफ के बारे में जान के। और अविनाश जी, एक बात जहाँ तक हमने सुनी है लोगों से, जब तोहफे में शोहरत मिलती है तो विरोधी भी मिलते हैं। लाइफ में आपको कभी ऐसा लगा कि आपके विरोधियों ने आपको आगे बढ़ने से रोका हो? बहुत ज़्यादा मुझे विरोध का सामना करना पड़ा। जिस वक्त मैं एनआईएस कर आया था, जिस वक्त मैं ब्लैक बेल्ट मेरे पास कोडोकान से थी, आप ये देखिए उस एक ही रात के अंदर न जाने कितने ब्लैक बेल्ट यहाँ पर पैदा हो गए। उससे क्या होता कि मेरी वैल्यू तो घट गई थी। मैंने इतनी मेहनत करी थी और जगह जगह पर काफ़ी लोग बाग, तो अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैंने उसका विरोध किया और पुलिस के जो अधिकारी लोग थे उनसे संपर्क किया। उन्होंने तमाम उन सब लोगों को इकट्ठा करा, उनकी वैलिडिटी को देखा, जांचा, परखा और वो सब जो उल्टे सीधे सर्टिफिकेट्स लिए बैठे थे वो सब एकदम यहाँ से गायब हुए। उसके बाद में भी मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इंडोर गेम है, मुझे जगह नहीं मिलती थी, कोई लोग बाग देते नहीं थे, तो उसमें सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ी। लेकिन स्टेडियम के अंदर मैं अनऑफिशियली वहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट कर ये जूडो को शुरू करा और उसके बाद में धीरे धीरे वो ये खेल निदेशालय ने, उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय की बात कर रहा हूँ, उसने इसको अडॉप्ट कर लिया और अडॉप्ट करने के बाद में हमारा रेगुलर प्रशिक्षण चलता रहा। सर, फिर भी जैसा कि आपने बताया, एक शुरुआत में मैट ना मिलना, जहाँ तक हमें पता है जूडो के लिए मैट बहुत ज़रूरी होती हैं, और उसके बाद एक स्टेडियम तक पहुँचना, उस सफ़र में आपको क्या दिक्कतें आई? देखिए, मैट्रेसेस जो थे वो बहुत ही महंगे होते थे और अपना पैसा लगा के बच्चों के लिए हमने प्राइवेट लेवल पर प्रशिक्षण देना शुरू करा। यहाँ कैलाश भवन है, वहाँ पर प्रशिक्षण दिया। बच्चों को बहुत जोश था उस वक्त, हर कोई सीखना चाहता था। अविनाश जी, एक कोच की पहचान उसके रिज़ल्ट से होती है। कहते हैं कोच की ट्रेनिंग नहीं, उसके रिज़ल्ट्स बोलते हैं, उसने क्या अचीवमेंट्स करे हैं। आपके जूडो में क्या अचीवमेंट्स हैं? और मुझे खुशी है और गर्व है इस चीज़ पे कि जो मेरे रिजल्ट्स हैं उनको आज तक कोई एक इंडिविजुअल कोच उत्तर प्रदेश में और इंडिया में भी उसको तोड़ नहीं पाया। करीब 24 ब्लैक बेल्ट पैदा किए, जो कि अपने आप में एक कोच के लिए ये असंभव सी चीज़ है। 24 ब्लैक बेल्ट और 3 एनआईएस, जो डिप्लोमा मैंने किया था वो 3 लोग,
और इसी सिलसिले में मैं बतलाऊंगा कि मेरे बच्चे अनबीटेबल थे, जिनको ट्रेनिंग दी, मुझको उनकी हार स्वीकार नहीं थी। अगर जीत कर भी आते थे तो पहले उनको डांट पड़ती थी कि तुम वहाँ पर गलत खेले थे, और उनसे वो कहलवाता था कि आप गलत खेले थे ना। तब उसके बाद में वो बच्चों को वहीं से ही ट्रेनिंग, उसी वक्त से उनकी कमी मैं बतलाना शुरू कर देता था। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नेशनल लेवल पर उन्होंने मेडल्स निकाले, गोल्ड मेडल्स निकाले, जिसमें नाम सुशील त्यागी, जिसने करीब डेथ हो गई है उस बच्चे की, करीब 25 या 26 नेशनल्स उसने खेले थे। गौरव थपलियाल ये ब्लैक बेल्ट था। अनिमेश बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे अपने, शिव कुमार जैन बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे, चित्रा शर्मा बहुत अच्छी खिलाड़ी रही। अनिमेश ने सबसे पहला जो मेडल है यूनिवर्सिटी को, मेरठ यूनिवर्सिटी नाम था उस वक्त, वो पहला मेडल बॉयज़ में अनिमेश ने दिया। चित्रा शर्मा ने पहला मेडल, दोनों ही मेरे खिलाड़ी रहे। अविनाश जी, आपके परिवार को खिलाड़ी परिवार के नाम से संबोधित किया जाता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बात तो सही है कि सभी लोग खेल से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरह से। मैं बतलाना चाहूँगा, मैं खुद खिलाड़ी रहा, फिर कोच हुआ। अनिमेश ने भी, जो मेरा बेटा है जिला क्रीड़ाधिकारी है, उसने भी जूडो को सीखा, मेरे से सीखा, और उससे पहले जो मेरे टीचर थे उनसे भी उसने सीखा था, राजीव सर से। तो अनिमेश इसमें जुड़े रहे। आकांक्षा जो है वो नेशनल प्लेयर रही, और उन्होंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी वगैरह खेली, ऑल इंडिया वगैरह खेली, और शूटिंग के अंदर उन्होंने जो है मावलंकर और नेशनल कॉम्पिटिशन्स उन्होंने खेले, तो वो भी खिलाड़ी रही। अनिमेश की वाइफ भी जो राखी हैं, राखी सक्सेना, वो भी जूडो में काफ़ी अपना स्थान रखते थे, जूनियर सब जूनियर ग्रुप के अंदर बहुत अच्छा उन्होंने वो करा। और इसी के साथ मैं एक नाम और लूँगा जो कि मेरे परिवार से जुड़े मेरे दामाद हैं, सतगुरु दास, जो कि सेफ गेम, साउथ एशिया, वर्ल्ड चैम्पियनशिप और जितने भी वो हैं कॉम्पिटिशन्स हैं, उसमें सब में वो काफ़ी गोल्ड मेडल्स उन्होंने अचीव किए। आज उनका नाम है शूटिंग में। अभी नेवल फोर्स से उन्होंने रिटायरमेंट लिए 2 साल पहले, और वो नेवी के एक चहेते मतलब खिलाड़ी थे। अविनाश जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके जो बेटे हैं वो क्रीडाधिकारी हैं, तो आपके जो स्टूडेंट्स थे जिन्हें आपने प्रशिक्षण दिया, वो आज किस लेवल पर हैं? देखिए, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि कुछ लोग काफ़ी, जैसे मैंने अभी बतलाया कि ये अनिमेश ये जिला क्रीड़ाधिकारी हैं। जूडो में सबसे पहले उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय के अंदर उनकी पोस्टिंग हुई है, और ये जो नियुक्ति होती है ये कमीशन के माध्यम से होती है, तो एक अच्छी पोस्ट होती है। आज तक जूडो में दूसरा मतलब वो नहीं हुआ। दूसरा मैंने बतलाया आपको देवेंद्र, जो कि ये यूपी पुलिस के अंदर चीफ कोच है, जो कि अपना आप में एक मायने रखती है। तीसरा मैंने बतलाया कि ये जो बच्चे हैं, मयंक शर्मा एक लड़का है मेरे से जो सीखा था करीब 7-8 साल, IDAS है। अभी कुछ साल पहले एम्स के अंदर वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वो लगे हुए थे, तो बहुत बड़ी पोस्ट पर वो गए हैं। बेटी मेरी, आपको मैंने उसके बारे में बतला दिया। उसके बाद में और कितने ही बच्चे ऐसे हैं जो अच्छी पोस्ट पे चले गए, कोई प्रोफेसर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, मतलब खेल से उनको बहुत फ़ायदा हुआ। तो क्या हम आपके कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स के नाम जान सकते हैं? इंटरनेशनल लेवल पर जो मुझे अचीव हुआ है, गरिमा चौधरी जो कि अभी लंदन ओलंपिक खेल कर आई हैं, वो मेरी सबसे बड़ी मतलब एक सबसे बड़ी इच्छा एक कोच की होती है कि सबसे बड़ी ऊंचाई पर उसका खिलाड़ी पहुंचे, तो वो वहाँ तक पहुंची, और इस चीज़ की मुझे खुशी है कि वो ओलंपिक तक पहुंची। तो अविनाश जी, एक बहुत ही पुरानी कहावत है, ऐसा लोगों से सुना है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। इस बात से आप कितने सहमत हैं? नहीं, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन सोच तो यही थी, और लोग बाग बच्चों को कोई मोटिवेशन नहीं मिलता था जी। आज भी मैं, जो बच्चे मेरे पास सीखने के लिए आते हैं, मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि एक खिलाड़ी जब बनेगा, ट्रायंगल है, बच्चा, कोच, माँ बाप, इन तीनों में से कोई भी कमजोर होगा, माँ बाप का मोटिवेशन नहीं होगा, बच्चे की रिक्वायरमेंट नहीं दे रहे होंगे, बच्चा नहीं पढ़ सकता। बच्चा ही पढ़ना नहीं चाहेगा
तो बच्चा आगे जाएगा ही नहीं। जी। कोच कितनी भी मेहनत कर ले, बच्चा भी अच्छा है, माँ बाप भी बहुत उस पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कोच अच्छा नहीं है तब भी बच्चा नहीं बढ़ जी। नहीं पाएगा। लेकिन अब से करीब 20 साल पहले, 25 साल पहले बहुत बड़ी जागृति आई है। उन्हें पता लगा, पब्लिक को पता लगा, परिवारों को पता लगा, बच्चों को पता लगा कि खेल हमें क्या दे सकता है, और खेल की तरफ एकदम रुझान हुआ और काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे खेलने के लिए आने लगे, और उससे उनको नौकरियां मिलती हैं, उससे उनका जीवन बनता है, उनसे उनका करियर बनता है। जी। अविनाश जी, लोग कहते हैं कि ख्वाहिशों का तो कोई अंत होता ही नहीं है, और आप आज जिस मुकाम पर हैं इसके लिए कभी आपने सपना देखा होगा और आज आप वहाँ पे हैं, पर जीवन में आगे आपका क्या लक्ष्य है? देखिए, मैं बताता हूँ कि लोग बाग अपने जीवन से संतुष्ट अक्सर नहीं होते, लेकिन मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट हूँ, क्योंकि एक कोच के रूप में मेरा जीवन शुरू हुआ। मैंने रिजल्ट्स दिए और अनबीटेबल रिजल्ट्स दिए, ब्लैक बेल्ट्स बनाए 24, नेशनल रेफरी रहा, नेशनल कोच रहा, मेरे पास इंडिया टीम रही, मेरी सिखलाई हुई लड़की, प्रशिक्षित लड़की ओलंपिक तक पहुंची, और अच्छे अच्छे पदों पर बच्चे पहुंचे। अब इससे ज़्यादा कुछ करने के लिए मेरे पास रह नहीं जाता। आजकल मैं सैम्बो के लिए लगा हुआ हूँ, उससे पहले मैंने पूरा जीवन जूडो को दिया है, और इस चीज़ में लगूंगा कि मेरे यहाँ के, मेरे शहर के, मेरे प्रदेश के जो भी बच्चे मेरे से सेवा लेना चाहते हैं, जिनको भी मैं ट्रेंड कर सकता हूँ, उनको मैं ट्रेंड करूँगा, उनको सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखलाऊंगा। अविनाश जी, एक बात मैं आपसे और जानना चाहूँगी कि आप आज जिस लेवल पर हैं, एक मुकाम पर हैं, उसके लिए आपने हमेशा से अपना आइडल किसे माना? डेफिनेटली मेरी वाइफ अंशु, जिन्होंने हर कदम पर मुझको कोऑपरेट किया। और जैसे कि कार्यक्रम अंत पर है, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश दें। मैं यहाँ की जनता को, मेरठ की जनता को, अपने प्रदेश की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपना आप को वो फिट रखें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, और कोई ना कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी रखें। अपना आप को स्वस्थ रखेंगे तो उनका परिवार निश्चित रूप से खुशियों से भरपूर हो जाएगा। अविनाश जी, आज आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। अर्थात शास्त्रों में कहा गया है, गुरु वो माध्यम है जो इंसान को ईश्वर से मिलन कराता है। गुरु वो माध्यम है जो एक आम इंसान को एक खास शख्सियत में बदल देता है। आज की हमारी फर्श से अर्श तक की मिसाल हैं AC सक्सेना जी, जिन्होंने अपने शिष्यों को कुशल व्याख्याति प्राप्त बनाने के लिए अपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें SMS कर सकते हैं 56161 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं director@sijmc@gmail.com। और इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर मिलूंगी अगले कार्यक्रम में लेकर आपके लिए एक और ख़ास शख्सियत। तब तक मुझे यानी चारुल शर्मा को दें इजाज़त। नमस्कार।